हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दीपिका अग्रवाल। एक नई एनर्जी और सक्सेस शुरू करेंगे नई वीडियो जिसमें हम बात करेंगे व्हाट इज सीए। सीए की लाइफ कैसी होती है, सीए के बारे में जानेंगे। सीए क्या होता है, कैसे करते हैं, कब करना होता है, क्या प्रोसीजर है, क्या एनरोलमेंट है, क्या इंस्टीट्यूशंस में हो सकता है, कौन सी स्टडीज में हो सकता है, उसकी स्टडी का पैटर्न क्या है, कॉलेज लाइफ कैसी होगी, क्या होगा, किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी, सब कुछ बताऊंगा मैं आपको आज की इसी वीडियो में सारा कुछ जानेंगे हम और जानेंगे द बेस्ट लाइफ ऑफ सीए। सीए की लाइफ इज द बेस्ट लाइफ मैन। कोई भी लाइफ आप जियो, बीएससी बायोटेक करो, बीसीए करो, सीए करो या फिर कॉमर्स करो या फिर आर्ट्स करो या फिर इंजीनियरिंग करो, मेडिकल करो, तो बेस्ट लाइफ डिस्कस करेंगे हम इस चैनल पे। बेस्ट लाइफ क्या होती है और किस किस क्वेश्चन का मैं लीजिबली आंसर कर सकता हूँ, लीगली और ऑफिशियली इसी चैनल पे आपको मैं सारे आंसर्स क्लियर कर दूंगा। देखो पूरा बोर्ड भर चुका है, ठीक है। तो फर्स्ट आंसर जो मैं आपको करना चाहूंगा व्हाट इज सीए। सबसे पहला है व्हाट इज सीए। फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन में जाएंगे क्योंकि सबसे पहले अपने क्वेश्चंस क्लियर करने से क्या होता है कि हमारे जो पूरा पैटर्न है ना समझ में आ जाता है कि हम क्या करने वाले हैं। सबसे पहले क्वेश्चन यही तो राइज होता है कि व्हाट इज सीए। अरे भैया सीए है क्या। तो मैं आज थैंक यू करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे कमेंट किया था। एक सर है, मैं आपको कमेंट यहाँ शो कर दूंगा। कमेंट किया उन्होंने कि आपको सीए के बारे में जानना है और वो अभी भी 12th पास है, तो बहुत अच्छी बात है। 12th पास किया इसका मतलब यू आर द ब्राइटेस्ट स्टूडेंट ऑफ योर क्लास। बिकॉज आप क्या कर सकते हो, अभी आप आगे जाकर लाइफ में और ज्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हो। कुछ भी जानने के लिए, कुछ भी करने के लिए ये समझना जरूरी है कि हमारा माइंड मैप कैसा है, हमारा माइंडसेट कैसा है और हमारा रोड मैप कैसा है। और इसी का रोड मैप मैं आपको दिखा चुका हूँ जिसमें स्टडी, हाईएस्ट पेइंग जॉब्स इंडिया में करना चाहिए, अब्रॉड में करना चाहिए, या फिर ये 11 फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन। तो आज 11 का शगुन बना के आते हैं और अपनी लाइफ को बहुत अच्छी जर्नी बना के आते हैं। हम सब मिलकर साथ आगे बढ़ेंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो जिससे आप कुछ जानना चाहते हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करना जरूर। मैं करता हूँ अगले क्वेश्चन पे। व्हाट इज सीए। सीए क्या होता है ना, सीए इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या होता है कि जो इंसान, जैसे कि मैं हूँ अब चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैं फॉर एग्जांपल मैं हूँ, या फिर हमारे जो सर जिन्होंने कमेंट किया था अब वो सीए बन चुके हैं, मान लो सीए बन चुके हैं, तो सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है। मतलब कि किसी भी डॉक्यूमेंटेशन वर्क को, किसी भी पैटर्न को समझ के उन डॉक्यूमेंट्स में गलतियां निकलती हैं तो गलतियां निकलने के उसे सही करने के लिए, जिसे हम बोलते हैं ऑडिट। ऑडिट AUDIT जिसे हम बोलते हैं ऑडिट, ठीक है। AOUDIT जो उसकी डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करता है कि भाई मुझे कंपनी खोलनी है, कंपनी के लिए पार्टनरशिप डीड, सेल्स डीड और रेंट डीड और जाने कितने भी डॉक्यूमेंट्स के जो पूरा ब्रांच होता है उस पूरे ब्रांच को स्टडी करके जो डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट पाता है, हमारे टैक्सेशन फील करता है। टैक्सेशन मतलब जो हम टैक्स दे रहे हैं, म्युनिसिपल कम्युनिटी टैक्स, वाटर टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी टैक्स, उन सबको ध्यान से देखना, उन सबको पता करना, हमारे बजट को ध्यान में रखना, फाइनेंशियल लॉसेस को प्रिवेंट करना, और तो और कोई भी डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करके किसी भी स्टार्टअप को शुरू कराना, किसी भी कंपनी के कॉर्पोरेशन को शुरू कराना, और तो और डॉक्यूमेंटेशन वर्क को संभालना, फाइनेंशियल लॉसेस को मैनेजमेंट समझना, रिस्क को प्रिवेंट करना फाइनेंशियल लॉसेस में, स्टॉक मार्केट जैसी चीज़ों में अपना योगदान देना, कॉन्ट्रीब्यूशन देना, ये समझाना कि कौन सी कंपनी किस चीज़ में आगे बढ़ सकती है, किसी को सॉल्यूशन देना, किसी को एडवाइस देना सॉल्यूशन के बेस पे कि आपको क्या करना चाहिए अपने पैसों को बचाने के लिए। तो इन सब पैसे और डॉक्यूमेंटेशन से डील करने वाले काम को सीए बोलते हैं। सीए किसी कंपनी में भी हो सकता है, सीए अपनी खुद की कंपनी भी शुरू कर सकता है, ऑफिस भी शुरू कर सकता है। जनरली वो किसी एम्प्लॉय की कंपनी में भी काम कर सकता है। एम्प्लॉय मतलब जो पार्टनरशिप होती है, पार्टनरशिप बेसिस पे एक होती है बॉस की कंपनी, एक होती है एम्प्लॉयर्स की कंपनी। तो जो एम्प्लॉयर्स पार्टनर्स बन के साथ में कंपनी शुरू करते हैं वो उसका एक पार्टनर भी हो सकता है। कोई भी ऐसा काम वो कर सकता है जिससे कि या तो वो जॉब कर ले या फिर बिजनेस कर ले, या फिर जनरली क्या कर सकता है वो बहुत अच्छी सैलरी कमा सकता है। सेकंड क्वेश्चन मेनली अराइज करता है व्हाट इज द स्टेटस ऑफ सीए। सीए का स्टेटस क्या होता है पूरी सोसाइटी में। इट इज द बेस्ट अमाउंट ऑफ सीए। बेस्ट अमाउंट, जितने भी अमाउंट पे करते हो आप, अमाउंट मतलब हार्ड वर्क, डेडिकेशन, एफर्ट्स पे करते हो, सब हक्के बक्के रह जाते हैं। सीए इज द बेस्ट पेइंग जॉब्स, वन ऑफ द बेस्ट पेइंग जॉब्स। और अगर आप सीए करने के सोच रहे हो, नन अदर देन यू आर द ग्रेटेस्ट पर्सन ऑफ योर लाइफ, क्योंकि आप आगे जाके बहुत कमाने वाले हो। मैं ये नहीं कहता कि आपको और कोई नहीं करना चाहिए, बाकी फील्ड में बहुत अच्छी पेइंग जॉब्स है, लेकिन सीए एक अच्छी पेइंग जॉब है। और सीए को जानना चाहते हो तो सीए की इतनी सारी हाईएस्ट पेइंग जॉब्स है जो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले इसकी बात करते हैं हु आर एलिजिबल फॉर सीए। सीए के लिए कौन एलिजिबल है, तो एवरी दैट पर्सन जो किसी भी फील्ड में, यानी कि बायोलॉजी फील्ड से है या फिर मैथमेटिकल फील्ड से है, कोई भी इररिस्पेक्टिव कि तुमने मैथ्स लिया कि नहीं लिया है, आप सीए प्रोसेस कर सकते हो, आप सीए के लिए जा सकते हो। जो इंसान जो ग्रेजुएट है या फिर जो इंसान जो 12th है। अब कुछ इंसान होते हैं जो 12th के बाद अपना सीए परस्यू करते हैं, जैसे कि मैं हूँ, अब मैंने 12th क्रॉस किया है, या फिर वो जो है जिन्होंने कमेंट किया था सर ने या मैम ने, जो अब 12th जब पास हो चुके हैं, तो अगर वो अब सीए प्रोसेस करेंगे तो सीए प्रोसेस करने के उनकी 3 कैटेगरीज होते हैं जो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। ये पूरी स्टडी करने की प्रोसेस होती है और आगे जाके हम क्या करेंगे, इस स्टडी को आगे जाके समझेंगे। 12th के बाद या तो आप सीए ले सकते हो, या फिर
3 साल की ग्रेजुएशन, 3 से 4 साल की कोई और ग्रेजुएशन करने के बाद भी आप सीए ले सकते हो। तो इसलिए आपको भी डिपेंड करता है। अभी मैं आपको ये सोल्यूशन भी दे दूंगा आराम से कि आपको सीए 12th के बाद करनी चाहिए या फिर ग्रेजुएशन के बाद करनी चाहिए। तो जनरली क्या होता है ना, अब मिनिमम परसेंटेज क्या होती है, क्योंकि देखो अभी आप 12th से निकले हो तो कुछ होते हैं जो 90% वाले होते हैं, कुछ होते हैं जो एवरेज होते हैं, कुछ होते हैं जो बेसिक होते हैं। एक होते हैं बेसिक जो 33% वाले पास होते हैं, एक होते हैं एवरेज जो थोड़ा 50 to 60% के बीच में होते हैं, और एक होता है टॉपर्स जो 80 to 90% के बीच में होते हैं, 80 to 100% के बीच में होते हैं। तो जनरली क्या होता है ना, ये सीए एक ऐसी फील्ड है जिसके अंदर आपको कोई परसेंटेज नहीं चाहिए, 33% वाला बस पास होना चाहिए, फेल नहीं होगा, पास और कंसीडर होगा। अगर आप 33% लेके भी अगर आप परसेंटेज बेसिस पे पास हो जाते हो ना, तो आप सीए के लिए एलिजिबल हो। अब सीए को कहाँ पे, मतलब क्या होती है सीए, कितने हार्ड होती है सीए, तो वो मैं आपको अभी बताऊंगा। जनरली आपको मैंने जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं होपफुली इस वीडियो में सोल्व हो जाएंगे। आपको समझना है अब कि सीए मतलब बेसिक रोल क्या है सीए का। तो सीए बहुत सारी फाइनेंशियल क्राइटेरियाज को फुलफिल करता है। फाइनेंस से रिलेटेड चीजें होंगी, या फिर डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड होगी, टैक्सेशन से रिलेटेड होगी, या फिर किसी भी कॉर्पोरेशन से रिलेटेड होगी, या फिर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड होगी, या फिर किसी भी जनरेटिव मैं क्या कह सकता हूँ, चार्ज से रिलेटेड होगी। चार्ज मतलब जो होता है, जैसे कि डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ज होते हैं ना, जैसे कि म्युनिसिपैलिटी चार्जेस, फाइनेंशियल चार्जेस, स्टॉक चार्जेस, बजट चार्जेस, ये सब अलग टाइप के चार्जेस होते हैं जिन्हें हम सीए के अंदर कंसीडर करते हैं। सीए जो होता है वो किसी कंपनी में भी काम कर सकता है, या फिर आप कंपनी में भी, या फिर अपनी खुद ही कंपनी भी खोल सकते हो, जो मैं आपको बता चुका हूँ। अब हम बात करेंगे मैथ्स और नॉन मैथ्स वाले में कौन ले सकता है। तो कोई भी ले सकता है। सीए के लिए ऐसी कोई चीज नहीं है कि आप मैथ्स करोगे या फिर नॉन मेडिकल करोगे या फिर मेडिकल करोगे। सीए कोई भी ले सकता है। एक बायोलॉजी स्टूडेंट भी सीए ले सकता है, एक नॉन मेडिकल यानी कि जो मैथमेटिक्स वाला स्टूडेंट है वो भी सीए ले सकता है। कॉमर्स में भी सीए होती है, आर्ट्स में भी सीए होती है। तो सीए चारों फील्ड में कोई भी ले सकता है। और मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अगर ले सकता है तो कर भी सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे इसी पे है, डिफिकल्टी लेवल क्या होगा। कुछ बच्चे कहते हैं कि 10th से भी इजी है, कुछ बच्चे कहते हैं कि 12th से भी इजी है। मैं कहता हूं सब कुछ इजी है। लेकिन देखो, अगर आप अंधाधुंध चलोगे ना कि मुझे तो सब कुछ ही आता है, तो वो ओवर कॉन्फिडेंस है। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना है। पढ़ाई डिफिकल्ट होगी, थोड़ी सी होगी, लेकिन अगर आप हार्ड वर्क करोगे, डेडिकेशन से, डिटर्मिनेशन से और पैशन से आगे बढ़ोगे, तो आप कुछ भी कर जाओगे। आसान है, सब कुछ आसान है। आपको बस समझनी है फील्ड को, आपको पे करना पड़ेगा, अटेंशन पे करना पड़ेगा, कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, डेडिकेशन पे करनी पड़ेगी, एफर्ट पे करनी पड़ेगी। और इतनी सारी आप चीजें पे कर रहे हो, जितनी सारी कीमत चुका रहे हो, तो उससे सबसे बेस्ट होगा टाइम देना पड़ेगा। कम से कम 4 से 6 साल की फील्ड है ये, 4 से 6 साल की फील्ड है। उसके अंदर भी आपको बहुत डेडिकेशन से पढ़ना पड़ेगा। सीए आसान फील्ड नहीं है। सीए इज ऑल अबाउट फाइनेंशियल और टैक्सेशन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइमिंग देनी पड़ती है इसके अंदर। और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है कि सीए के अंदर आपको प्रॉपर डेडिकेशन से काम करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर सबसे बेसिक है स्टैट्स जिसमें हम बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स और थोड़ी बहुत कैलकुलेशन, थोड़ी बहुत प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन, ये सब तो आती है। तो जनरल मैथ्स है इसके अंदर ज्यादा बहुत बड़ा हुआ ने बना रखा है कि मैथमेटिक्स में बहुत ही ज्यादा मुश्किल होती है। कुछ नहीं है ऐसा, बिल्कुल इजी होगा सब कुछ। मैं हूं ना आपके साथ, फिक्र मत करो। मैं आपको इतनी इजी वे में समझाऊंगा ये सारा कि आपको सीए करने से पहले समझ में आ जाएगी कि क्या होती है सीए। अभी बताता हूं आपको। देखो, डिफिकल्टी लेवल मैं नहीं कहता कि मुश्किल है, पर मैं नहीं कहता कि आसान है। कोई भी चीज आसान नहीं होती और कोई भी चीज इतनी मुश्किल नहीं होती कि हो सके। सीए बनी है, लोग करते भी है और होती भी है। आपको करनी ही पड़ेगी। आप डेडिकेशन से काम करो, लगन से काम करो, पैशन से काम करो। अरे सर ये सब होता क्या है, आप लोग मुझसे पूछते हो डेडिकेशन क्या होती है, ये पैशन क्या होता है। ये सिंपल है, अपने फोकस करो अपने गोल पे और अपने एम पे फोकस करते हुए विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन ही जब आप अपना पढ़ते हो, समझते हो, टाइम मैनेजमेंट से अपने आप को पूरा शेड्यूल बना के एक लगन से, यानी कि पूरा हार्डवर्क करते हो। खाना खा रहे हो टाइम पे, ठीक है। सुबह उठ रहे हो 4 बजे, ठीक है। अच्छे से मतलब अपने आप को फ्रेश कर रहे हो, अपने आप को नहा रहे हो, आराम से सब कुछ हो गया। अब पूरा दिन बैठ के भी नहीं पढ़ना होता। आप ऐसे पढ़ो, शॉर्ट नोट्स बनाओ, उस पर्टिकुलर लाइन का मतलब समझो, उस पर्टिकुलर लाइन का मतलब समझ के आपको क्या अंडरस्टैंड हो रहा है वो हाईलाइट करो। और उसके बाद 5 मिनट की वॉक करो।
25 मिनट पढ़ो, 5 मिनट वॉक करो, 25 मिनट पढ़ो, 5 मिनट वॉक करो, 25 मिनट पढ़ो, 5 मिनट खेल लो, 25 मिनट पढ़ो, 5 मिनट खेल लो। ऐसे करते करते पढ़ोगे ना तो जनरली आपका माइंडसेट बहुत ही ज्यादा यूनिक होगा। क्योंकि अगर आप पूरा दिन पढ़ते जाओगे ना तो आपका ब्रेन आइसोलेटेड मोड में चला जाएगा, और आइसोलेटेड मोड में जाने की वजह से सर्टेनली हमारा ब्रेन कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज करता है जो एंग्जाइटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, और ज्यादातर अगर आपको क्लियर नहीं हो पाया तो डिप्रेस भी हो सकते हैं। तो आपको हल्के माइंड से पेरेंट्स की मतलब अच्छे से रिस्पेक्ट करते हुए पढ़ना है और दिखाना है पेरेंट्स को कि मैं कर सकता हूँ, मैं जरूर कर सकता हूँ। मेडिटेशन करो, रिलैक्स रहो, सबसे बड़ी बात पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। सीए आसान नहीं है पर क्लियर कर सकती है, पॉसिबल सब कुछ है। अगर इस धरती पे सब कुछ हो रहा है तो वो है पॉसिबिलिटी, पॉसिबल सब कुछ है। अगर चंद्रयान पहुंच सकता है, मंगलयान पहुंच सकता है, तो आप भी अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हो, और ये चैनल भी करोड़ टच कर सकता है। और मेरे को ये विश्वास है, इसलिए मैं हर दिन वीडियो बनाता हूँ ताकि मैं कुछ अलग और नया करके दिखाऊंगा। तो डिफिकल्टी नहीं है, मॉडरेट है। मॉडरेट मतलब ऐसा मोड जो रेटिंग के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब कि मोड जो रेट करता है कि कितना पढ़ते हो, कितना खाते हो, कितना पीते हो, कितना सोते हो। दोपहर को सोना तो बंद ही कर दो, ठीक है। तो सुबह पूरा दिन में काम करो, रात को सो जाओ। चाहे अगर रात को पढ़ते हो पढ़ो, अच्छी बात है, लेकिन नींद को सेक्रीफाइस नहीं करना, वरना दिमाग की नस कमजोर हो जाती है, जिससे आपकी आईसाइट भी वीक हो सकती है और आपको परेशानी भी हो सकती है, वीकनेस आ सकती है आपके अंदर। तो रात को सो जाओ। दिन में काम नहीं होता, दिन में हल्का से रेस्ट करो और रात को पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट डिफिकल्ट नहीं है, मॉडरेट है, हो जाएगा। टाइम पीरियड क्या है इसका? जनरली ये होती है 4.5 ईयर्स की, बट होता ये है ना, कुछ बच्चे होते हैं जो ज्यादा पढ़ने में अच्छे नहीं होते, कभी के बार उनसे एग्जाम क्लियर नहीं होते। क्योंकि इसमें 3 तरह के एग्जाम होते हैं, एक होते हैं सीए फाउंडेशन का एग्जाम, एक होता है सीए इंटरमीडिएट का एग्जाम, और एक होता है सीए फाइनल्स का एग्जाम। ये तीनों एग्जाम में एक पर्टिकुलर फीस लगती है, जो कि मैं अभी आपको बता दूंगा। अभी आपको मैं ये इतना बोलना चाहता हूँ कि ये एग्जाम थोड़े से मुश्किल होते हैं, बस हल्के से मुश्किल होते हैं, हो जाएंगे, आसान होते हैं बड़े, लेकिन आपको बस थोड़ा सा उसका डिफिकल्टी लेवल समझना पड़ेगा। डिफिकल्ट के आने से बहुत मुश्किल भी नहीं हो जाते, लेकिन आसान के आने से बहुत आसान भी नहीं हो जाते, वो बीच में लाई करते हैं। पढ़ोगे तो सब आसान हो जाएगा, नहीं पढ़ोगे तो सब मुश्किल हो जाएगा, बात खत्म। चलने के लिए तो आप कदम आगे बढ़ाना ही पड़ेगा, कदम आगे बढ़ाओगे तो ही आगे बढ़ पाओगे, वरना नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है। तो डिफिकल्टी लेवल इसका टाइम पीरियड 4.5 इयर्स होता है, लेकिन कभी कभार एग्जाम क्लियर नहीं होता या फिर कभी लेट अप्लाई करते हैं, तो उसकी वजह से कम 6, 7 या फिर 10 साल भी लग जाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी कैपेसिटी कितनी है, आप अच्छा पढ़ते हो या नहीं पढ़ते। अगर आप अच्छा पढ़ते हो, अच्छा तो सभी पढ़ते हैं देखो, लेकिन अगर आपके मन से निकलता है कि आप बहुत अच्छी मेहनत करते हो, बहुत अच्छे से रिमेम्बराइज करते हो, कुछ बच्चों की रिमेम्बराइजेशन पावर अच्छी नहीं होती, तो रिमेम्बराइज करने की पावर आपकी अच्छी है, आपको जल्दी याद हो जाता है, तो आप बहुत अच्छे से क्लियर कर दोगे। लेकिन अगर आपको नहीं याद होता ना, तो उस लाइन का मतलब समझ के याद किया करो, स्टोरी बनाया करो, स्टोरी मतलब समझो उसे याद करो, मतलब समझो उसे याद करो। मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा कि आप प्रोडक्टिव कैसे बन सकते हो, हाउ टू लर्न इजीली, उसके ऊपर भी एक वीडियो आ जाएगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकन को दबा देना, उससे आपको चैनल मतलब आपके ऊपर नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। लेकिन अगर आपको समझना है तो सिर्फ 4.5 ईयर्स की होती है, 4.5 ईयर्स की होती है, ज्यादा नहीं होती, 4 to 6 ईयर्स की होती है। 4.5 ईयर्स में हो जाती है। जनरली कुछ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स होती हैं, IETSS ट्रेनिंग जिसे कहते हैं इंटरनेशनल, जिसे बोलते हैं ITSS की ट्रेनिंग्स होती हैं जनरली, तो इसे बोलते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर स्किल्स इंडस्ट्री ट्रेनिंग, तो ये होती है जनरली। तो इन सब में थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, तो 4 to 6 की रेंज लेके चलो, ठीक है। अब इसे हमें कब करना चाहिए, आफ्टर 12th या आफ्टर ग्रेजुएशन। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि 12th की बात करना ज्यादा इजी रहेगा। क्यों? क्योंकि आप ग्रेजुएशन करोगे, ग्रेजुएशन में आपकी ये देखो, मैं आपको बताता हूँ, अगर आप ग्रेजुएशन करोगे तो ग्रेजुएशन 3 साल की होती है, उसके बाद 6 साल की होती है। तो अगर आपने 12th क्लास की है, 12th क्लास में आप कितने भी एज पे हो, 12th क्लास में आप 18 के हो, उसके बाद 3 साल की ग्रेजुएशन करोगे, फिर उसके बाद 6 साल की ये करोगे, CA करोगे, तो कितना हो गया, 8 + 3 21 और 27। उसके आसपास भी कुछ क्लियर होता है या नहीं होता है, या फिर और कुछ आपने ट्राई कर लिया, या फिर आपको एडमिशन नहीं मिलती है, या फिर रिजर्वेशन फुल हो जाती है, तो उस हिसाब से हम इसमें +3 करके ऑल राउंड 30 मान के चलते हैं। 30 के तो आप इतने में हो गए, 30 के एज के हो गए। इससे अच्छा अगर हम इसकी और कैलकुलेशन देखें, तो अगर आप इसको निकाल दो तो आप 3 + 6 भी करोगे। 12th के बाद आप अगर आप 18 के हो और आपने इसमें क्या कर ली, क्या आपने सीधा ये कर दी, CA कर दी, तो CA कर दी और इसमें कुछ 3 साल ऐड कर दो, तो ये कुछ मिला के हो गया आपका 6 और 9 18 29 27 के आप हो गए। तो आपको एक अच्छी ब्रांड फील्ड और बिजनेस और कुछ अच्छे ट्रेनिंग सेशंस मिल सकते हैं,
जिसमें आप बहुत अच्छा कर सकते हो। क्योंकि अगर आप इतना टाइम ग्रेजुएशन पे लगाओगे ना तो आपकी एज 27 हो जाएगी, और एज लिमिट के अनुसार, क्योंकि मुझे नहीं पता इसकी एज लिमिट कुछ 25-27 ही लाई करती है, तो इसकी एज लिमिट निकल जाएगी, जिसकी वजह से आप उसके बाद नहीं कर पाओगे, उसके बाद आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो जनरली क्या कहा जाता है कि आप ग्रेजुएशन मत लो, आप अगर सीए करना चाहते हो तो आप 12th के बाद सीए कर लो, सीए कर लो, उसके बाद आप ग्रेजुएशन कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अगर एक बार आपने ग्रेजुएशन करी, उसके बाद एज लिमिट आ गई और आपको सीए की एडमिशन नहीं मिली, फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसा मत करना, आप अपना सीए परस्यू कर सकते हो अगर आपको इंटरेस्ट बैठता है। वो भी मैं अभी आपको क्लियर करूंगा आने वाले स्टेप में, हल्की सी वीडियो होगी बस, लेकिन कोई बात नहीं, आपको मैं सारा क्लियर करके भेजूंगा, फिक्र मत करो, ठीक है। तो 12th की बात करना, 12th की बात करोगे तो ज्यादा बेनिफिट रहेगा। इसके बाद भी वो बताता हूँ अभी चीजें क्या क्या बेनिफिट रहती है। सैलरी प्रोस्पेक्ट कितना होगा, हाँ जी भैया, पैसे कितने मिलेंगे, पैसे कमाने हैं पैसे, इतनी बड़ी रोल्स रॉयस खरीदेंगे, इतना बड़ा अपना घर बनाएंगे, इतनी बड़ी अपनी गाड़ियां, बंगलो लेंगे, बंगलो लेंगे, बिल्कुल लेंगे, हम सब मिलके लेंगे। उसके लिए कितनी सैलरी मिलती है? सीए की सैलरी बहुत अच्छी होती है, मतलब लिटरली बहुत पैसा है इस फील्ड में। इस फील्ड में आप 5 से 15 लाख रुपए पर एनम कमा लेते हो, मतलब कि साल के आप कम से कम एक महीने का 1 लाख रुपए कमाओगे तो साल का आप ना 12 लाख, यानी कि 5 से 15 लाख के बीच में लाई करती है। इनिशियल सीए की सैलरी होती है 5 लाख रुपीज पर एनम। आप जब सीए बनोगे और इंटरमीडिएट लेवल पे होगे, मतलब कि इनिशियल लेवल पे होंगे, इनिशियल लेवल पे मतलब जब स्टार्टिंग ही की है बस, तब आपकी सैलरी होगी 5 लाख पर एनम, यानी कि आप साल की कम से कम 30,000 रुपए कमा रहे होंगे, मतलब साल के नहीं, सॉरी, महीने के 30,000 रुपए कमा रहे होंगे और साल के 5 लाख रुपए कमा रहे होंगे। बट एज प्रोग्रेस विद द टाइम, आप जैसे जैसे टाइम के साथ स्लो एंड स्टडी आप आगे बढ़ते जाओगे, तो वैसे वैसे आप अपने आप को और ज्यादा परफेक्ट बनाते जाओगे, और ज्यादा ट्रांसफर्स होंगे, और ज्यादा प्रमोशंस होंगे। तो उस हिसाब से आप ले सकते हो कि 15 लाख रुपए पर एनम तो है, मतलब आप महीने के कम से कम 1,30,000 रुपए कमा रहे होंगे मोटा मोटा, तो 1,30,000 रुपए महीने के मिल जाएंगे, कितना अच्छा है। और अगर आपको उससे ज्यादा कमाने हैं तो आप और ज्यादा कर सकते हो। डिपेंड करता है कि आपके पास कितने क्लाइंट्स आते हैं, ज्यादा क्लाइंट्स आएंगे तो आप ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करके आप कुछ इंटरनेशनल बिजनेस कर सकते हो, इंटरनेशनल मतलब सॉरी इंटरनेशनल भी कर सकते हो, अब्रॉड भी कर सकते हो बिजनेसेस, लेकिन आप इंटरनेट पे अपनी वेबसाइट्स बना के अपने क्लाइंट्स को हायर कर सकते हो, अपनी कुछ स्कीम्स चला सकते हो जिसकी वजह से क्लाइंट आपके साथ अट्रैक्ट हो, ठीक है। तो आप ऐसे कुछ कर सकते हो। कॉस्ट की बात करें, हाँ, अब मैंने कॉस्ट की बात नहीं की, कॉस्ट भी कितने पैसे लगेंगे, तो ठीक है। 3 एग्जाम्स होते हैं इसके। सीए का फाउंडेशन का एग्जाम होता है 10,000 रुपए का, तो सीए फाउंडेशन की जो फीस होती है वो 10,000 रुपए की होती है। समझ नहीं आ रहा है सीए की पढ़ाई क्या है, ये सीए फाउंडेशन क्या है, इंटरमीडिएट क्या है, फाइनल्स क्या है। देखो, सीए की जो पढ़ाई होती है ना, वो ऐसी नहीं होती कि सेमेस्टर वाइज की एक फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, मुझे नहीं लगता है ऐसी होती है। जिस टाइप से मैंने रिसर्च की है उस बेसिस पे इसके 3 एग्जाम्स होते हैं सीए के। ओवरऑल जितने भी स्टडी होती है इसमें 3 एग्जाम्स होते हैं, और जनरली इसमें कोचिंग से पढ़ा जाता है। कोचिंग लो, अपना सेल्फ स्टडी करो, घर पे पढ़ो या फिर कोचिंग लो कहीं पे, कोई फर्क नहीं पड़ता। जनरली आपको क्या करना होता है, आपको 3 एग्जाम्स क्लियर करने पड़ते हैं। एक एग्जाम होता है सीए फाउंडेशन का, जो मई या फिर नवंबर में होता है, अभी बताता हूँ, सारा क्लियर करूंगा। सीए फाउंडेशन का होता है एक एग्जाम, दूसरा एग्जाम होता है सीए इंटरमीडिएट का, ये होता है सीए फाइनल्स का। 3 एग्जाम्स होते हैं, इससे आपको क्लियर करने पड़ती है। सीए फाउंडेशन की फीस लगभग 10,000 रुपए होती है, सीए इंटरमीडिएट की फीस 20,000 रुपए होती है, और सीए फाइनल्स की फीस होती है 25,000 रुपए। तो लगभग मिला के मोटा मोटा 55,000 रुपए हो गया। अब 55,000 में भी कुछ आपकी लाइक कोचिंग फीस होएगी, ट्यूशन फीस होएगी, बुक्स स्टडी मटेरियल की फीस होएगी, तो वो लगभग एक अलग सेगमेंट में आ जाता है, तो वो साइड में करते हैं, वो कुछ अलग लाखों में चला जाता है। वो आप अपने आप मैनेज कर सकते हो, आपको पता है कोचिंग के पैसे बहुत ज्यादा महंगे होते हैं, तो उस हिसाब से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अब आपको बताऊंगा मैं एग्जामिनेशन को। एग्जामिनेशन मैंने आपको समझा दिया, 3 एग्जामिनेशन होती है, सीए फाउंडेशन फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल सीए इंटरमीडिएट, थर्ड लेवल सीए फाइनल्स, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा ये रोड मैप है जो कि मैं आपको अभी समझाता हूँ। अब ये रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट्स क्या हैं, तो इसके इंस्टीट्यूट तो बहुत सारे हैं, लेकिन जिस पे आपको रजिस्टर करना है, मतलब अगर आप 12th में हो भी, तो आपको अभी इसी वक्त ICAI.org, let me repeat once again, ICAI.org,
ये एक वेबसाइट है जिसपे आपको सीए से रिलेटेड कितने एग्जामिनेशन, क्या एग्जामिनेशन, कैसा एग्जामिनेशन, कब होगा, क्या होगा, कौन से इंस्टीट्यूट रजिस्टर्ड है, सारा आपको एक अच्छा सा क्लियर रोड मैप मिल जाएगा इसके ऊपर। आईसीएआई की वेबसाइट होती है, ऑफिशियल वेबसाइट है, बहुत अच्छी वेबसाइट है। जनरली आपको इसके ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी रिलेटेड सीए एग्जामिनेशन। तीनों एग्जामिनेशन की डिटेल्स मिल जाएंगी, कब, कहाँ, कैसे, क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, कब हो रहा है, कहाँ फेमस हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, सब मिल जाएगा आपको। हिस्ट्री, विकिपीडिया मिल जाएगी आपको इसकी पूरी। ठीक है, इस हिसाब से अब हम चलते हैं कि हमने सीए कंप्लीट कर ली। अब कैसे कंप्लीट कर ली वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। जनरली मैं आपको पहले थोड़ा सा हवा में लेके चलता हूँ। हवा में थोड़ा सा हम तैरेंगे कि अगर मैं ये बन गया तो क्या हो जाएगा, देखते हैं। हाईएस्ट पेइंग जॉब इन सीए। सीए की 10 हाईएस्ट पेइंग जॉब क्या होती है। सीए कर लिया अब आपने, तो सबसे पहले आपको होगा चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, ऑल्सो नोन एज सीएफओ। सीईओ सुना था, सीएमओ सुना था, सीटीओ सुना था। सीएफओ क्या है भैया? एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर या फिर किसी भी कंपनी के अंदर, बजाज, टाटा, बिरला, टेस्ला, जितनी भी कंपनीज देख लो, सीएफओ नोन एज चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर इज अ सीए। ये एक ऐसा सीए होता है जो कंपनी के सारे फाइनेंशियल लॉसेस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, स्टॉक मार्केट, स्टॉक्स के बारे में, बजट के बारे में, डॉक्यूमेंट्स के बारे में, ऑडिटिंग के बारे में। मैं आपको पहले ही बता चुका ऑडिटिंग क्या होती है, डॉक्यूमेंट सही है कि नहीं है उसके अंदर ठीक से देखना, ये एक सीए ही कर सकता है। पूरी की पूरी फील्ड में कहीं पे देख लो, एक सीए के पास ही ऐसी नॉलेज होती है जो सारे डॉक्यूमेंट्स, जमीन के रिलेटेड, जमीन के डॉक्यूमेंट्स, बिल्डिंग के डॉक्यूमेंट्स, म्युनिसिपैलिटी के डॉक्यूमेंट्स और ऑफिशियल वेबसाइट के डॉक्यूमेंट्स, कंस्ट्रक्शन के डॉक्यूमेंट्स, पॉलिसी के डॉक्यूमेंट्स, लीगलिटी के डॉक्यूमेंट्स, इंश्योरेंस के डॉक्यूमेंट्स, इन सब के अंदर कुछ लोचा तो नहीं है, इन सब के अंदर कुछ खराबी तो नहीं है, ये फ्रॉड तो नहीं है, ये कहीं पे कुछ गलत तो नहीं हुआ, कहीं पे कुछ गोलमाल तो नहीं हुआ। इसकी सब जिम्मेदारी रखता है सीए, ऑल्सो नोन एज चार्टर्ड अकाउंटेंट। अकाउंट संभालता है ये कंपनीज के। अकाउंट अगर इधर उधर हो गया ना, कंपनी ढह जाएगी, कंपनी खत्म हो जाएगी। इसलिए सारा अकाउंटेंट का काम होता है जो सारा काम करता है। और वो भी चार्टर्ड, मतलब कि ये पूरा ग्राफिकल चार्ट्स के फॉर्म में और तो और एक पूरा डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म में पूरा का पूरा डिसाइड करता है, मतलब कि कैसा, कहाँ, कब, क्यों, कौन सा पैसा खर्च हुआ या फिर लगा है। इन्वेस्टर्स को देखना, सीएफओ क्या करता है, सीएफओ इन्वेस्टर्स को देखता है, स्टॉक मार्केट को देखता है, इन्वेस्टर्स कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कंपनी का बजट कहाँ पे लग रहा है, कंपनी के पैसे कहाँ जा रहे हैं, कहाँ पे कैश फ्लो है, कहाँ पे एबिटा है, कहाँ कौन सा बिजनेस मैनेजमेंट देखते हैं, कंपनी का एबिटा देखते हैं। एबिटा क्या होता है, ये एक ऐसी फाइनेंशियल या फिर जो आपने शार्क टैंक देखा होगा अगर, तो ये ऐसी फाइनेंशियल मैनेजमेंट या फिर फाइनेंस से रिलेटेड होता है बस एबिटा, जिसमें कंपनी की कैश फ्लो देखते हैं, कितना लॉस हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, उस सब का कैलकुलेशन होता है एबिटा। ठीक है, एबिटा होता है AIBITDA, एबिटा। ठीक है, ये फाइनेंस से रिलेटेड होता है। प्रॉफिट लॉस के दौरान कैश फ्लो कितना होता है, कैश फ्लो मतलब कितना पैसा बाहर जा रहा है, ये होता है एबिटा। ठीक है, फाइनेंशियल ऑफिसर क्या करता है, कंपनी के बारे में संभालता है। कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप कंपनी, ब्रांड या कुछ भी होता है तो वो जनरली क्या देखता है कि इन्वेस्टर्स वगैरह कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, बजट कहाँ पे हो रहा है, सब कंपनी का सामान ठीक से जा रहा है कि नहीं। डिलीवरीज भी देखते हैं, तो वो देखते हैं कि डिलीवरीज इन द सेंस फाइनेंशियल डिलीवरीज की बात कर रहा हूँ। डिलीवरी मतलब फाइनेंस हमारे पास कितना आया, हमने उनको कितना पे किया, कितना कैश रेज करना है, कितना फंड रेज करना है, कितने इन्वेस्टर्स फंड दे रहे हैं, कितने डोनेशन हो रहे हैं, ये सब चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर देखता है। बस वही हो गया ना, टैक्सेशन के ऊपर, ऑडिटिंग के ऊपर, डॉक्यूमेंट्स के ऊपर और मतलब बेसिक फाइनेंशियल और बिजनेस मैनेजमेंट की नॉलेज रखता है सीएफओ। फाइनेंशियल मैनेजर सारा फाइनेंस मैनेज करता है, जैसे कि नाम में है, नाम जैसा काम वैसा। फाइनेंशियल मैनेजर फाइनेंस को मैनेज करता है, ऑडिटिंग करता है, टैक्सेशन की फाइनेंस मैनेज करता है। कौन सा पैसा, अब आप कहोगे ये तो इसके जैसे ही हो गया, नहीं, ये सारी फील्ड टोटली एक दूसरे से डिफरेंट है। फाइनेंशियल मैनेजर क्या करता है, फाइनेंस को मैनेज करता है, डॉक्यूमेंट्स में कितना पैसा लगा, टैक्स में कितना पैसा लगा, इन्वेस्टर्स को कितना पैसा दिया, इन्वेस्टर्स ने कितना पैसा दिया, बिजनेस कहाँ हो रहा है, उस जमीन का कितना पैसा लगा, उसको कितना रेंट देना है, उसको कितना प्रॉफिट आया है, या फिर हमारे कैश फ्लो कैसा है। फाइनेंस से रिलेटेड सारी नॉलेज फाइनेंशियल मैनेजर रखता है। ठीक है, बोलो हाँ। हाँ वाकई। ठीक है, चलो। टैक्स
टैक्स कंसल्टेंट टैक्स की नॉलेज रखता है, कितना टैक्स है, म्युनिसिपैलिटी टैक्स है, इलेक्ट्रिसिटी टैक्स है, गुड एंड सर्विस टैक्स ऑल्सो नोन एज जीएसटी, वो रखता है। टैक्स कंसल्टेशन रखता है कि टैक्स को कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कौन सा टैक्स कहाँ पे बचाना है, कौन सा टैक्स कहाँ पे रखना है, कितना टैक्स कितनी जगह पे इन्वेस्ट हुआ है, या फिर वो चाहे कि इनकम टैक्स हो, चाहे वो म्युनिसिपैलिटी टैक्स हो, या फिर इलेक्ट्रिसिटी टैक्स हो, गैस टैक्स हो, या फिर कंस्ट्रक्शन टैक्स हो, पॉलिसी टैक्स हो, इंश्योरेंस टैक्स हो, सारा का सारा टैक्स कंसल्टेंट देखता है। ऑडिट पार्टनर ऑडिट को करता है, मतलब कि डॉक्यूमेंट है, मतलब कि मेरे पास ये डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट के अंदर गलती कहाँ हो रही है, किसके सिग्नेचर कहाँ होंगे, टाइपराइटर का काम, इसके अंदर किसका नाम कहाँ पे रखा हुआ है, स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, स्पेलिंग में अब कोई एक आधा पर्चा मिसिंग तो नहीं है, कोई एक आधी चीज सही जगह पे है कि नहीं, या फिर ये जो पेपर यूज हुआ है ये पेपर सही है कि नहीं, इसके अंदर जो फॉन्ट यूज हुआ है वो फॉन्ट सही है कि नहीं, सब कुछ देखना पड़ता है। और वो आप कर सकते हो, मतलब ये जो हमारे सामने सीए हैं, ये ही है आने वाले सीए जो ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं अपने पे इन्वेस्टमेंट बैंकर। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एक ऐसी चीज होती है, मतलब कि जो बैंकिंग के बारे में देखता है, कि जो बैंक रिलेटेड अकाउंट्स और इन्वेस्टमेंट्स को संभालता है, जो हमारी फंड रेज कर रहे हैं इन्वेस्टर्स, या फिर जितने भी हमारे वो डोनेशन पार्टनर्स हैं, बिजनेस पार्टनर्स हैं, वो सारे कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसके बैंकिंग के नॉलेज को, यानी कि उसके अकाउंट्स को होल्ड करना, उसके डेबिट को क्रेडिट को होल्ड करना, टैक्सेस को होल्ड करना, या फिर कैसे काम कैश फ्लो देखना, इन सब फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का होता है। मतलब एक बैंक समझ लो कि एक बैंक है यहाँ पे, और एचडीएफसी हो गया, एसबीआई हो गया, आईसीआईसी हो गया, एक्सिस हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया। तो जनरली उस बैंक में हमारे अंदर कितनी इंस्टॉलमेंट्स आ रही है, कितने इन्वेस्टमेंट्स आ रही है, कितने होल्डर्स हैं, कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, कितना स्टॉक मार्केट का काम है, कितना इन्वेस्टमेंट का काम है, सब ये इन्वेस्टमेंट बैंकर देखता है, ठीक है। फाइनेंशियल एनालिस्ट का काम देखता है फाइनेंस एनालिसिस करना, कौन सा काम कहाँ कैसे हो रहा है। अगर आपने स्टॉक मार्केट के बारे में देखा है तो उसके अंदर एक प्रॉपर चार्ट बना होता है कि कितना लॉस हुआ, कितना गेन हुआ, कितना एबिटा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना नेट वेट है, यानी कि कैश फ्लो कितना है, या फिर ग्राफ ऊपर जा रहा है कि ग्राफ नीचे जा रहा है। इस फाइनेंस को पूरा एनालिसिस करके स्टैटिस्टिकल डाटा में समझना, इसका काम फाइनेंशियल एनालिस्ट का होता है। मैनेजमेंट कंसल्टेंट की अगर हम बात करें तो वो पूरी के पूरी कंपनी का फाइनेंस मैनेज करता है, कौन सा फाइनेंस कहाँ लगना चाहिए, कैसे लगना चाहिए, वो ये देखता है, ये ऑर्डर करता है कि ये फाइनेंस इधर लगना चाहिए, और वो फाइनेंस जहां लगा है उसका काम देखता है फाइनेंशियल मैनेजर कि वो सही जगह पे बता रहे हैं कि नहीं। हाँ नहीं भैया, ये बेडशीट आपको सोफे पे रखनी है, भाई सोफे पे क्या करेंगे, बेड पे रखो। हाँ जी भैया, ये वाटर बोतल आपको कांच वाला टेबल पे रखनी है, कांच फूट जाएगा तो वहां नहीं यहाँ रखो। तो ये सारा एक इंसान होता है जो ऑर्डर देता है, और एक इंसान होता है जो इंश्योर करता है कि ये ऑर्डर सही दिया है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बोतल रख दी, मैंने बेडशीट को सोफे पे रख दिया, तो मेरी मम्मी आएंगे, वो कहेंगे कि भाई यहाँ पे क्यों रखा हुआ है, इसे बेड पे रखो। बेड पे रख दिया तो ऊपर जो हमारे बुजुर्ग होते हैं वो देखेंगे कि इस सब काम क्या हो रहा है, उसका मुआयना करेंगे। मुआयना मतलब उसका इंश्योरेंस करेंगे, उस इंश्योरेंस बोला है, आई नहीं बोला, इंश्योरेंस, इंश्योर करेंगे, ठीक है। एक होता है इंश्योर, एक होता है इंश्योर। इंश्योर मतलब ऐसे, मतलब क्या कर सकते हैं, देखेंगे कि आपका काम सही जगह पे चल रहा है कि नहीं, ठीक है। फॉरेंसिक अकाउंटेंट होता है, कोई फ्रॉड तो नहीं हो गया, कोई मिसकंसेप्शन तो नहीं होगी, कहीं पे कोई गलती तो नहीं होगी, कहीं डॉक्यूमेंट में एक आधा जीरो आगे पीछे नहीं हो गया। जीरो आगे पीछे हो गया तो मतलब क्या, एक 10,000 का 1,00,000 रुपए मौजा ही मौजा, ठीक है। तो ऐसे फाइनेंशियल फ्रॉड्स और अकाउंटेंसी को कोई कंसेप्शन तो नहीं हुआ। मिसकंसेप्शन मतलब कोई गलतफहमी तो नहीं हो गई, कोई मिस इन्फॉर्मेशन तो नहीं होगी, कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं हो गई, कोई एसेट कोई लाइक फ्रॉड का केस तो नहीं है। साइबर फ्रॉड्स वगैरह से बचने के लिए ये सब चीजें यूज होती है फोरेंसिक अकाउंटेंट। रिस्क मैनेजर, अब भैया फोरेंसिक अकाउंटेंट अगर कोई रिस्क हो गया, मतलब कि वो देखता है रिस्क को, बेनिफिशियरी रखता है, रिस्क को मैनेज करता है कि भैया इस काम में रिस्क है, इस चीज में अगर इस कंपनी में मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं तो उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने का रिस्क है। अगर
कोई भी चीज हो रही है तो उसमें कोई रिस्क तो ना हो, तो उस रिस्क को मैनेज करने का काम रिस्क मैनेजर का होता है। उसके बाद एंटरप्रेन्योरशिप एंड बिजनेस कंसल्टेंट, एंटरप्रेन्योरशिप एंड बिजनेस कंसल्टेंट वो सीए होता है जो एंटरप्रेन्योर्स को, यानी कि जो अपना बिजनेस शुरू करते हैं, एंटरप्रेन्योर्स मतलब जो अपना खुद का बिजनेस शुरू करते हैं। हाँ जी भैया, मैं मिट्टी के घड़े अच्छे बनाता हूँ, तो मेरी मिट्टी के घड़े के अच्छी एक फैक्ट्री होगी, मतलब कि अर्दन वेयर नाम की जिसे हम बोलते हैं, अर्दन वेयर से होती है। तो एक अच्छी से गूगल पे जाना, वेबसाइट ढूंढना अर्दन वेयर, तो वो क्या करती है, ये प्रमोशन नहीं है, एग्जांपल्स देके समझा रहा हूँ कि वो क्या करते हैं कि वो मिट्टी के घड़े, मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के स्पून, मिट्टी के घड़े, मिट्टी के बर्तन, ऐसी चीजें बनाती हैं। तो उसका एंटरप्रेन्योरशिप का काम है, मतलब कि वो अपने ऊपर डिपेंडेंट होकर खुद ही इन्वेस्टमेंट करके इन्वेस्टर्स को अपनी कंपनी में लाती है। मतलब जो इंसान कंपनी खोलते हैं उन कंपनी वालों को बोलते हैं एंटरप्रेन्योर्स। और इस एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस यानी बिजनेस कंसल्टेंट का काम होता है सीए का, जो बताता है कि आपको कितने फंड की जरूरत है, कितने इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, कितना फंड रेज करना चाहिए, कितना कैश फ्लो होना चाहिए, कितना नेट प्रॉफिट होगा, कितना लॉस होगा, कितना बजट संभालना है। ये सब का काम होता है एंटरप्रेन्योरशिप एंड बिजनेस कंसल्टेंट का। अब हम देखते हैं कि हमें इंडिया में करना चाहिए या अब्रॉड में करना चाहिए। अरे नहीं सर, प्लीज अब इतना मत तड़पाओ, प्लीज एक बार बता दो कि स्टडी में क्या होता है। वरना माइंड डिप्रेस हो जाता है, समझ में नहीं आता क्या करे, कैसे करे, कब करे, कुछ समझ नहीं आता, एंग्जाइटी हो जाती है, सैडनेस आती है। लेकिन इस चैनल पर जाके हमको कुछ नहीं ऐसा करना पड़ेगा, सब अच्छा होगा। मैं आपको सबसे पहले स्टडी मटेरियल समझा देता हूँ। देखो क्या होता है ना, जनरली कि सीए फाउंडेशन का एग्जाम होता है। सीए फाउंडेशन का एग्जाम या तो एक मई में होता है या फिर नवंबर में होता है। अगर आप अभी नवंबर में 12th क्लास कर रहे हो ना, तो आप अभी से अप्लाई कर दो ताकि मार्च में आपको 12th क्लास का पेपर हो जाए और बाद में आप सीए फाउंडेशन का एग्जाम दे सकते हो। अब इसमें क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, तो जनरली इसमें फाउंडेशन का सब्जेक्ट होता है, इसके अंदर टैक्सेशन का फाउंडेशन, टैक्सेशन बेसिस पे डॉक्यूमेंटेशन, मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट, जनरली यहाँ पे फाइनेंशियल स्कोप, स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटीज के एग्जाम होते हैं, जो जनरली बहुत मतलब इजी होते हैं। ऐसी कोई बात नहीं, हो जाएंगे, फिक्र मत करो, आपको ज्यादा टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मई में होते हैं और नवंबर में होते हैं। अगर आप मई में अप्लाई कर रहे हो, यानी कि इनकेस रह गया या फिर समझ नहीं आता या फिर आपको ये वीडियो नहीं मिली तो आप लेट हो गए, तो उसकी बेसिस पे या तो आप मई में करोगे या फिर आप नवंबर में। अगर आप मई में अप्लाई कर रहे हो तो आप नवंबर में एग्जाम दे सकते हो, अगर आप नवंबर में अप्लाई कर रहे हो तो आप मई में एग्जाम दे सकते हो। जब आप एग्जाम दोगे 10,000 रुपीज उसकी रजिस्ट्रेशन फीस होगी और 2 मंथ्स के बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा। मतलब अगर आपने मई में एग्जाम दिया है तो आपका मई में आपका एग्जाम है, तो आप जून जुलाई में आपको रिजल्ट आ जाएगा, तो इसी के बेसिस पे आप आगे फोकस कर सकते हो। वरना अगर आप मई में करते हो और आपका एग्जाम अच्छा नहीं जाता, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन अच्छा नहीं जाता, तो आप क्या कर सकते हो, 9 मंथ्स के बाद नवंबर में ट्राई कर सकते हो। तो आपके 9 मंथ्स की एक पढ़ने की कैपेसिटी रहती है, ठीक है। तो उसके बेसिस पे आप कर सकते हो। इजी लो, बहुत अच्छा एग्जाम है, बहुत अच्छा होगा, फिक्र मत करो, सब अच्छा होगा, ठीक है। उसके बाद 9 मंथ्स के बाद आपने ये क्लियर कर दिया, तो अब सीए इंटरमीडिएट का एग्जाम जिसमें 20,000 की रजिस्ट्रेशन फीस लगती है। सीए इंटरमीडिएट के एग्जाम में 2 तरह के ग्रुप्स होते हैं। एक होता है ग्रुप 1 जिसके अंदर 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। 4 सब्जेक्ट में जनरली बिजनेस मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल एनालिसिस और स्टैटिस्टिक्स और क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन, टैक्सेशन के बेसिस पे कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं, पक्का नहीं कह सकता पर यही होते हैं। डॉक्यूमेंटेशन बेसिस पे ग्रुप 1 ये मई में होता है एग्जाम। तो जनरली क्या होता है कि आप ग्रुप 1 का एग्जाम मई में क्लियर कर सकते हो, मई में एग्जाम देते हो तो आपका 4 सब्जेक्ट्स आप क्लियर हो जाती हैं। अब आती है उलझने वाली बात, ज्यादातर स्टूडेंट्स उलझते किसमें है, तो वो उलझते हैं ग्रुप 2 में। ग्रुप 2 का एग्जाम मई में होता है, अगले मई में होता है। तो या तो ग्रुप 1 का एग्जाम तो मई में, अगले साल उसका एग्जाम फिर से तो ग्रुप 2 का अगले मई में, और उसके बाद अब आप ग्रुप 2 की तैयारी करो या फिर बीच में जो 3 साल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का सेशन आ रहा है वो करो। देखो ऐसा होता है ना कि जनरली क्या होता है, अब आपने ग्रुप 1 तो दे दिया, अब ग्रुप 2 की तैयारी के साथ साथ आपको 3 इयर्स की ट्रेनिंग भी अटेंड करनी पड़ती है। तो यहाँ पे दिमाग एक धर्म संकट आ जाता है। तो आपको मैं क्या सजेस्ट करूंगा कि आप अगर आप ज्यादा ही एक बहुत बड़े टॉपर महान लोग हो, तो ज्यादातर पढ़ने वाले बच्चे होते हैं ना, तो बहुत ज्यादा पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, तो वो क्या करते हैं, इन दोनों का एग्जाम एक साथ दे देते हैं। क्या करते हैं, दोनों का एग्जाम एक ही मंथ में, एक ही मई में दे देते हैं और उसके बाद 3 साल के प्रैक्टिकल ट्रेनिंग अटेंड करते हैं। अब क्या होता है कि अगर आप नहीं दे सकते एग्जामिनेशन, दैट इन केस अपने आप को एक्सेप्ट करो कि जैसे मैं भी अब एकदम से सारे एग्जाम नहीं दे सकता, मैं भी मानता हूँ क्योंकि मैं धीरे धीरे पढ़ने का आता है, लेकिन समझ में ज्यादा आता है। सर एकदम से पढ़ने वाला बच्चा हूँ लेकिन याद हो जाता है, और सर आप भी पढ़ने वाले बच्चे हो। लेकिन अगर आपको ग्रुप 1 का एग्जाम देना है तो आप ग्रुप 1 का एग्जाम दो, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद
आपको ग्रुप 2 का एग्जाम देना है, फिर उसके बाद आप 3 साल की ट्रेनिंग अटेंड करो। उससे क्या होगा ना, आपको एक स्कोप मिल जाएगा। अबे 3 साल की ट्रेनिंग किस लिए, आप सीए बन गए, सीए बनने के बाद आपको एक्सपोजर मिलना चाहिए ना, एक्सपोजर मिलेगा, आपको कैसे डील करना है, कैसे डॉक्यूमेंटेशन चेक करना है, ऑडिटिंग कैसे करनी है, टैक्सेशन चेक कैसे करना है, आपको फाइनेंशियल लॉसेस को, फाइनेंशियल फ्लो को कैसे समझना है, उन सब की रिसर्च के लिए, उन सब की टेक्निक्स को जानने के लिए आपको एक एक्सपोजर मिलता है, उसे बोलते हैं प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। ठीक है, एक तरह से इंटर्नशिप समझ लो आपकी। ठीक है, उसमें आपको पैसे मिल सकते हैं, नहीं भी मिल सकते, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें आप कर सकते हो। ठीक है, तो इतने में आप 20,000 का कर दोगे तो इतने में आपके 2.5 साल कंप्लीट हो जाएंगे। 2.5 साल के बाद आपको एग्जाम होता है सीए फाइनल्स का। अब सीए फाइनल्स के अंदर भी 2 ग्रुप होते हैं, ग्रुप 1 4 सब्जेक्ट्स में और ग्रुप 2 4 सब्जेक्ट्स में। सीए फाइनल की तैयारी कब करें, अब आप एक हो जो आप इसके बात कर रहे हो, तो ये सबसे गलत स्टेप होगा। गलत स्टेप इसलिए क्योंकि आपने इतने साल 2.5 ईयर दे दिए, अब आप थोड़े से और साल दोगे रिसर्च करके ये सब पढ़ने में। इससे अच्छा है आप सीए फाउंडेशन का एग्जाम पढ़ रहे हो, तब इसका ये वाला एग्जाम पढ़ लो, थोड़ा सा ये पढ़ो, थोड़ा सा ये पढ़ो, थोड़ा इसमें, थोड़ा इसमें, थोड़ा इसमें, तो थोड़ा इसमें पढ़ो साथ में, मतलब सीए फाउंडेशन का थोड़ा बहुत फाइनेंस का भी पढ़ लो, इंटरमीडिएट के साथ फाइनेंस का पढ़ लो और सीए फाइनेंस का लास्ट में एग्जाम क्लियर कर दो, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, इसलिए ऐसे कर सकते हो। और इसके बाद आपकी एक ITSS की ट्रेनिंग भी होती है, जिसे हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफ सॉफ्टवेयर स्किल सेट ट्रेनिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफ सॉफ्टवेयर स्किल सेट ट्रेनिंग, जिसके अंदर आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि कंप्यूटर्स के बारे में बताया जाएगा। अब आप सीए तो बन गए, लेकिन आपको कंप्यूटर की नॉलेज नहीं है, आप जानते नहीं कि आपको कैसे कौन से डॉक्यूमेंट्स कहाँ चेक करने हैं, कौन सी वेबसाइट कैसे ऑपरेट करनी है। तो इन सबको जानने के लिए आपको अगर ज्यादा एक एक्सपोजर चाहिए ना, CSC सेंटर में चले जाना, कैफे, साइबर कैफे जो होते हैं आपके आसपास, प्रिंटिंग शॉप्स होगी, CSC लिखा होगा वहां पे। अब वहां पे जाकर उनसे पूछना कि सीए कैसे बनती है, क्या ऑपरेशन होता है, क्या समझना पड़ता है, कितना मुश्किल होता है, आपको वो बता देंगे सारा का सारा। ठीक है, तो आप वो कर सकते हो। जनरली इसमें ITSS की ट्रेनिंग होती है, तो जनरली मैंने आपको क्लियर कर दिया। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसकी इंडिया में करना चाहिए या अब्रॉड में करना चाहिए। तो इंडिया में क्या होता है, मैं आपको इसे ना प्रोज और कॉन्स बता दूंगा, और फिर क्या करते हैं आप इसे डिसाइड कर लेना कि क्या करना चाहिए। मैं आपको बिल्कुल क्लियर करके ही जाऊंगा क्या करना है, लेकिन प्लीज आप मेरे भरोसे पर डिसीजन मत लेना कि मेरे को क्या करना चाहिए, सीए करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। सबको अपना टारगेट, सबको अपना इंटरेस्ट देखना चाहिए। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है सीए में, तो फिर आप सीए नहीं प्रोसेस करोगे तो चलेगा, लेकिन आप कुछ और कर सकते हो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, सब कुछ पॉसिबल है। लेकिन अगर आपको सीए में इंटरेस्ट है और आप सच में करना चाहते हो, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इसकी प्रोज और कॉन्स क्या है। इंडिया में फैमिलियरिटी, इसका फायदा क्या है, फायदा ये है कि इंडिया में आपकी फैमिली है, इंडिया में जो कल्चर और ट्रेडिशन होता है उससे फैमिलियर हो, जो सीजन होता है, जो रात होती है, दिन होता है, उससे फैमिलियर हो, तो उससे आप इजीली कर लोगे। लेकिन इसका कौन क्या है, इसके नुकसान क्या है कि आप बाहर की ट्रेडिशन को, बाहर की कल्चर को एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे। और जनरली क्या होता है, इंडिया में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, इंडिया में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से आपको आगे जाके तकलीफ हो सकती है। आगे जाके आपको कंपटीशन ऐसा मिलेगा जिसकी वजह से आप क्या पता पास हो, क्या पता ना हो, उस बेस पे थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं बच्चे, तो इसलिए डिमोटिवेट नहीं होना। ठीक है, कॉस्ट की बात करें, इंडिया में कॉस्ट बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है, बहुत इजी है, लेस इफेक्टिव, मतलब लेस ट्यूशन फीस है, बहुत कम फीस होती है ट्यूशन की, बहुत कम कोचिंग फीस होती है, एज कम्पेयरली तो कम ही होती है, जिसके बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे इंडिया में रह के भी पढ़ सकते हो। लेकिन यहाँ पे इसके नुकसान क्या हो गया, नुकसान ये हो गया कि यहाँ पे इतने स्कोप नहीं मिलता, यहाँ पे इतना प्रोफेशनैलिटी नहीं है, हाई टेक्नोलॉजी नहीं है, हाई क्वालिटी स्किल्स नहीं है, जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पाते, तो ये थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, रिकॉग्निशन, इंडिया में आपको रिकॉग्निशन मिलती है। रिकॉग्निशन कैसे मिलती है, इंडिया में जब आप क्वालिटी एजुकेशन लेते हो, क्वालिटी डिग्री लेते हो, तो उस बेसिस पे आप बाहरली कंट्रीज में भी जाने जाते हो कि इंडिया में आप पढ़े हो तो इसका मतलब अच्छा ही पढ़ा होगा, टेक्नोलॉजी अच्छी है, लेकिन डेवलपिंग है, अभी प्रॉपर डेवलप नहीं हुए हैं। ठीक है, तो वैसे ही रिकॉग्निशन के बेसिस पे। और तो और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इसका नुकसान क्या है, तो इसका नुकसान ये है कि बाहरली कंट्रीज में या फिर किसी भी कंपनी में अगर आप काम करना चाहते हो तो इंडिया को कुछ नहीं लेते शायद। इंडिया को मतलब वो बाहरली कंट्रीज में इंडिया के स्टूडेंट्स को क्या पता ना अप्लाई करने दे, क्या पता जॉब के लिए आपको एक्सेप्ट ना करे अगर कोई अब्रॉड में जाना है तो, या फिर कुछ इंडिया में भी ऐसी कंपनीज होती है जिनको इंग्लिश स्पीकिंग वाले बच्चे चाहिए होते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग वाले एम्प्लॉयज चाहिए होते हैं, जिस बेसिस पे आपको शायद सेलेक्ट ना करें, तो ये थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे इंटरनेशनल अब्रॉड से पढ़ने वाले बच्चे चाहिए तो शायद आपको सेलेक्ट ना करें। ठीक है, अब्रॉड में ग्लोबल एक्सपोजर, अब्रॉड जाके आपको ग्लोबल एक्सपोजर मिलता है, बाहरली कंट्रीज के बारे में जानने का मौका मिलता है, ट्रेडिशन का मौका मिलता है, एक्सपोजर का मौका मिलता है, और अच्छे से सीजन को जानने का मौका मिलता है। पर इसका डिसएडवांटेजेस क्या है, इसके कॉन्स क्या है कि आप वहाँ के सीजन को नहीं जानते, जेट लैग होता है, तबीयत खराब होती है, वहाँ की कंडीशन अलग है, यहाँ की कंडीशन अलग है, वहाँ पे सर्द, यहाँ पे रात है तो वहाँ पे दिन है, यहाँ पे दिन है तो यहाँ पे रात है, तो ऐसे अलग अलग जेट लैग के बेसिस पे आपकी पढ़ाई छूट सकती है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ठीक है, पर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात करें, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्या कहती है कि वहाँ पे हाई क्वालिटी एजुकेशन है, हाई क्वालिटी स्किल्स हैं,
और आपको बहुत अच्छा मौका मिलेगा पढ़ने के लिए, बहुत करियर अपॉर्चुनिटीज है बाहर अब्रॉड में। लेकिन यहाँ पे क्या बात करें तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन किसी किसी को समझ में नहीं आती, कुछ बच्चे अडेप्ट नहीं कर पाते, कुछ बच्चे वहाँ पे इंट्रोवर्ट फील करते हैं, कुछ बच्चों को वहाँ पे तंग करते हैं बच्चे, वहाँ की कोई हैबिट्स अच्छी नहीं है, सीजन अच्छे नहीं है। तो उस बेसिस पे क्या होता है वहाँ पे खर्चा भी बहुत है, इसी बेसिस पे कॉस्ट नहीं होती। कॉस्ट वहाँ पे रहने का कॉस्ट, मेंटेनेंस का कॉस्ट, खाने पीने का कॉस्ट, स्टडीज का कॉस्ट, वो सब जानते हुए एयरपोर्ट का कॉस्ट, वीज़ा का कॉस्ट, तो इन सब के आने जाने का ट्रैवलिंग कॉस्ट, वो सब थोड़ा सा बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है, तो इसलिए वो ज़्यादा समझ में नहीं आता। नेटवर्क अपॉर्चुनिटीज की अगर हम बात करें, नेटवर्क अपॉर्चुनिटी वहाँ पे नेटवर्क बनाना बहुत ईजी है। वहाँ पे बाहर लोग नेटवर्क बनाते हैं, एक दूसरे को यूज़ करते हैं अपने इन्वेस्टमेंट्स के लिए, एक दूसरे के साथ काम करते हैं अपने आप ग्रो करने के लिए। तो इस बेसिस पे क्या होता है कि अपने आप को वहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स मिलती है। लेकिन उसका फ़ायदा क्या है? उसका फ़ायदा है कि नेटवर्क मार्केटिंग बनती है, नेटवर्क अपॉर्चुनिटीज बनती है, पर उसका नुकसान क्या है? कुछ लोग इंट्रोवर्टेड फील करते हैं, कुछ लोग समझ नहीं पाते, और कुछ लोग क्या करते हैं अपने आप को उससे अडेप्टेबल फील नहीं करते, अडेप्ट नहीं कर पाते एक दूसरे के साथ, जिसकी वजह से वो पीछे रह जाते हैं। ठीक है, करियर अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। आपको पोस्ट ग्रेजुएट करियर अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, स्टडी के साथ साथ इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा, आपको अच्छी हाई क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी, डेवलपमेंट मिलेगी, डेवलपमेंट स्किल्स हैं, और तो बहुत आगे बढ़ोगे आप लाइफ में। लेकिन करियर अपॉर्चुनिटीज में एक नुकसान क्या है कि वहाँ पे आपको अलग अलग करियर मतलब पोजेस करने के लिए आपको वो चाहिए, लाइसेंस चाहिए, पॉलिसीज चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, और प्रॉपर आपको स्किल सेट चाहिए जिससे आपको वो अडेप्ट कर सकें, ठीक है, ऑप्ट कर सकें। उसके बाद आ जाता है हमारा वीज़ा एंड अपॉर्चुनिटी। वीज़ा एंड वर्क अपॉर्चुनिटी क्या कहती है कि आपके वीज़ा और वर्क अपॉर्चुनिटी बेसिस पे आपको स्टडी वीज़ा मिलता है, जिससे आपको इजी डोनेशन मिलती है, इजी टाइम टेकिंग स्किल्स मिलती है, और जिसके बेसिस पे आप बहुत अच्छा कर सकते हो, तो आपको करना भी चाहिए। लेकिन इसका नुकसान क्या है? आपका वीज़ा एक्सपायर्ड हो गया, वीज़ा आपका खत्म हो गया, डिक्लाइन हो गया, या फिर आपके वीज़ा स्टडी वीज़ा है जो वो एक्सपायर्ड हो जाते हैं, या फिर आपको वहाँ पे वर्क अपॉर्चुनिटी वही लाइसेंस की बेसिस पे, या फिर आपको वहाँ पे रहने के लिए मतलब कॉस्ट चाहिए, तो ये सब आपके लिए नुकसान हो जाता है। अगर आपको लाइसेंस खत्म हो गया, या फिर वहाँ पे आपको इतनी लाइमलाइट नहीं मिली, इतने आपको प्रोफिशिएंसी नहीं मिली, यानी कि आपको इतनी रेपुटेशन ना मिली, तो आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, इंडिपेंडेंस, पर्सनल ग्रोथ, आप इंडिपेंडेंट हो, आपकी पर्सनल ग्रोथ अच्छी हो, आप आगे बढ़ते हो, आपकी इंडिपेंडेंसी के साथ साथ आप कुछ नया सीखते हो, नई स्किल सीखते हो, और आगे बहुत डेवलप करते हो, वहाँ पे यूरोपियन में डॉलर्स में कमाते हो। लेकिन इसकी सबसे गलत बात ये है, वहाँ पे गलत हैबिट्स हैं, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ड्रग एडिक्शन, तो इसकी वजह से वहाँ पे होटल की मैनेजमेंट अच्छी नहीं है, हॉस्टल मैनेजमेंट अच्छी नहीं है, वहाँ पे पीजीज की मेंटेनेंस अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से शायद वहाँ रहना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। लैंग्वेज वहाँ पे ज़्यादा चाहिए, इंग्लिश चाहिए, ताकि आप इंटरनेशनल कंट्रीज में समझा सको, दूसरों को इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए। और सब इसका नुकसान भी यही है कि कुछ लोगों को इंग्लिश बोलनी नहीं आती, कुछ को स्पेनिश नहीं आती, कुछ को फ्रेंच नहीं आती, कुछ को जर्मन नहीं आती, किसी को पंजाबी नहीं आती, किसी को उर्दू नहीं आती, है ना। तो ऐसा ही होता है इसके अंदर। तो जनरली लैंग्वेज बैरियर बन जाता है, तो वो प्रॉब्लम हो जाती है। तो जनरली मुझे लगता है कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। मैंने आपको सारा फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन बता दिए, जनरली आपको हाईएस्ट पेइंग जॉब बता दी, सीए एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट में सीए की स्टडी कैसी होती है वो मैंने आपको बता दी, और इंडिया और अब्रॉड में क्या करना चाहिए वो मैंने आपको बता दिया। इंडिया और अब्रॉड में आपको जैसा ठीक लगता है आप वैसा कर सकते हो, मेरे ऊपर आप भरोसा मत करना। भरोसा इन द सेंस कि अगर आप मेरे को ब्लेम डालो कि इसने कहा था कि इंडिया में करे तो मैं आगे नहीं बढ़ पाया, ऐसा कोई नहीं कहेगा। क्योंकि जनरली ये डिस्क्लेमर दे देता हूँ मैं कि प्लीज आप सब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से लो, खुश रहो और अच्छे रहो। इंडिया में कर सकते हो। अगर आपको डर लगता है बाहर जाने में, जैसे मैं भी बाहर नहीं जाता ज़्यादा, क्योंकि वहाँ के आपको पता नहीं ना वहाँ पे क्या कंडीशंस है। आप वहाँ पे चले गए तो बाहर कैसे आओगे फिर, क्या पता आपको वीज़ा कोई ले ले, आपको कोई पासपोर्ट ले ले, है ना। तो जनरली वहाँ पे रहना मुश्किल हो जाता है। तो इसी वजह से आप इंडिया में कर सकते हो। इंडिया में बहुत अपॉर्चुनिटीज है, बहुत टेक्नोलॉजी है, उस बेस पे आप कर सकते हो। ठीक है, तो होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने आपके लिए वीडियो बना दी है, और थोड़ा सा आपको मतलब ट्विस्ट देना चाहूँगा। मैंने पिछली बार भी वीडियो बनाई थी, आधे घंटे की वीडियो, लेकिन जो मैंने अभी बताया ना थोड़े से पार्ट में, कि पहले मैंने आपको ये स्टडी बताई, फिर मैंने आपको ये इंडियन अब्रॉड बताई। पहले मैंने शूट किया, वो शूट ही खत्म हो गया था, वीडियो रुक गई थी, क्या पता इस बार भी रुकी हो, है ना। तो थोड़ा सा पॉपट हो गया था मेरे साथ, लेकिन कोई बात नहीं, आपके लिए मैं 2 बार भी क्या 3 बार भी वीडियो बना सकता हूँ। अगर आपको परेशानी हो रही है, डिमोटिवेशन कभी नहीं लेनी कि मेरे साथ ये नहीं हो रही, मुझे ये नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं है। इस चैनल को अपना चैनल मान के इसमें डिमोटिवेट होते हो मुझे कमेंट कर दिया करो। अगले ही दिन 8 बजे वीडियो आ जाएगी, हर दिन 8 बजे इस चैनल पर वीडियो आ जाएगी, पूरा दिन लगातार डेली आप इसे 8 बजे मिल जाएगी, सुबह बिल्कुल मिल जाती है। आपको बस मेरे को सपोर्ट करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बाकी लोगों को भी रिकमेंड कीजिए, ताकि हम मिलियंस और बिलियंस तक पहुंच सके। तब तक के लिए मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई एनर्जी हो। साथ ही साथ बी पॉजिटिव, कीप स्माइलिंग गाइस।
अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो प्लीज आप मुझे कमेंट कर देना शॉर्ट्स में या फिर वीडियोस में, आपको समझा दूंगा। फिक्र मत करो, मुझे अपना भाई समझ के आगे बढ़ाना, हम सब साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, लव यू।